नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप चर्चा कर रहे थे, आज अपन हिंदी साहित्य की क्लास पढ़ने वाले हैं। और हिंदी साहित्य की क्लास में आपको मैं पिछली क्लास में जो पढ़ा चुका हूं, तो पिछली क्लास में आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कर चुके थे अपन पिछली क्लास में। और हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं साथियों आपको पिछली क्लास में हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी शब्द के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, हिंदी साहित्य की परिभाषाओं के बारे में, आपका वार्ता साहित्य है उसके बारे में, पद्धतियों के बारे में। इसके बाद में प्रमुख इतिहासकार अपन पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको प्रमुख इतिहासकार पढ़ाया, और प्रमुख इतिहासकारों में आप सभी ने देखा कि अपन ने गारसा द तासी को कंप्लीट पढ़ा है। इसके बाद में अपन ने शिव सिंह सेंगर को पढ़ा है, कंप्लीट पढ़ लिया शिव सिंह सेंगर। इसके बाद में आप पढ़ रहे थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उसके बारे में अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। और इसमें अपन ने थोड़ा सा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को मैं पूरा करना चाह रहा था लेकिन पिछली क्लास में पूरा नहीं हो पाया, क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने आपको उसको छोड़ दिया था अधूरा। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये अपन को चर्चा यहाँ पर करनी है शानदार तरीके से। एक एक चीज़ को अपन देखेंगे, समझेंगे, कोई भी चीज़ अपन ऐसी छोड़ने वाले नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मैं आपको कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। तो आप देखिए, यहाँ जो मैं आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास की जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, इसमें अपन जो ग्रियर्सन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की यदि मैं बात करना चाहता हूँ ना आपसे, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ये अपन भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग 2 है ये, है ना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। और आपका जो वीडियो है, आपका जो वीडियो नंबर है, वो आपका 6 नंबर का वीडियो है ना। ये आपका 3-4 वीडियो मैंने आपको एक साथ कर दिए थे, तो वीडियो से क्या है, वो क्रमबद्धता हो जाएगी आपके, है ना। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में अपन ने काफ़ी सारी बातें पढ़ी। इनकी रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा। वर्नाक्यूलर का मतलब क्या है, उसका समय क्या है, कितने अध्यायों में लिखी गई है ना। और उन्होंने तुलसीदास पर ग्रियर्सन ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, है ना। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, ये सारी चर्चा अपन पिछली क्लास में कर चुके। तो उनको आपको एक एक चीज़ को देख लेनी चाहिए, एकदम समझ लेनी चाहिए। अब अपन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, इसके बारे में आगे की बात करेंगे अपन। तो ग्रंथ था इनका कौन सा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। एक मिनट रुकेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको अपन ने पढ़ा, ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें अपन जो बात कर रहे थे साथियों, इस ग्रंथ के बारे में अधिकतर जानकारी मैंने आपको पिछली क्लास में ही दे दी, लेकिन जो इसका अगला भाग है उसमें भी अपन एक एक चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। इस ग्रंथ में आपको पता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का काल विभाजन का है वो प्रथम प्रयास किया गया था। ये बात भी अपन को क्लियर कर लेनी है। ये भी मैंने आपको शायद पिछली क्लास में कंप्लीट बता दी है। ये सब चीज़ें मैंने आपको क्या बता दी है, पिछली क्लास में ही बता दी है। अब देखो, इस ग्रंथ के बारे में कभी कभी पूछते हैं भाई इस ग्रंथ में कुल कवि कितने थे, तो यहाँ से मैंने पिछली क्लास आपको छोड़ी है। और पिछली क्लास में मैंने आपसे जो चर्चा की थी ना, वो मैंने ये चर्चा की थी पिछली क्लास में कि इस ग्रंथ में काल विभाजन का पहली बार प्रयास किया गया है। काल विभाजन, है ना, का पहली प्रयास किया गया है, नामकरण का पहली बार प्रयास किया गया है। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अब पूछेंगे इसमें कि इसमें कितने कवियों के चरित्र का वर्णन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 952 कवि है इसमें। 952 कवियों के चरित्र का वर्णन है। 952 कवियों के चरित्र का वर्णन है। 952 कवियों के चरित्र का क्या है, वर्णन है। किस में बताओ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर
पॉपुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। तो आपको प्रत्येक रचना में कितने कवि शामिल किए गए हैं, जैसे शिव सिंह सरोज में पढ़ा ना अपन ने 1003 या 1000 ऐसे ऐसे कवि है, और 886 कवि शिव सिंह सरोज के इसमें 952 है ना। इस 952 में से इसमें से आपके 886 कवि है ना, वो तो शिव सिंह सरोज से लिए हैं, शिव सिंह सरोज से, शिव सिंह सरोज से लिए हैं, शिव सिंह सरोज से, शिव सिंह सरोज से लिए 886 कवि। तो और जो इसमें बचे 66 कवि वो नए नए जो स्रोत है, नए कवि स्रोत है उनसे लिए हैं। यानी जो 66 कवि है इसमें वो नए कवि स्रोतों से लिए हैं, नए कवि स्रोतों से लिए, नए कवि स्रोतों से लिए हैं, स्रोतों से लिए हैं। तो ये यहाँ तक की बात शायद मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दी है। अब एक एक बात अपन को ध्यान रखनी है। अब मैं जो आपसे इससे आगे की जो चर्चा करूँगा ना, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि गिरियर्सन ने गारसद तासी व शिव सिंह सेंगर द्वारा जो सामग्री एकत्रित की थी ना, उसका उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं। तो आपको यहाँ पर एक नोट में लिख लेना है, यहाँ पर एक नोट लिखा रहा हूँ मैं, ये नोट आपको परमानेंट याद करना है, ठीक है ना भाई। तो देखिए गिरियर्सन ने गारसद तासी, गिरियर्सन ने गारसा द तासी, गारसा द तासी, और दूसरे कौन से, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर तथा शिव सिंह सेंगर के अलावा वार्ता साहित्य के अलावा आपको ध्यान रखना है, के अलावा वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं, वार्ता साहित्य से भी। जो मैंने आपको वार्ता साहित्य पढ़ाया, 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, तो वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं, संदर्भ लिए हैं। क्लियर कर लोगे याद? चले तो कहाँ से संदर्भ लिए इन्होंने, एक तो गारसद तासी से लिए हैं, एक शिव सिंह सेंगर से लिए हैं, इसके अलावा इन्होंने वार्ता साहित्य से भी क्या लिए हैं बताओ, संदर्भ लिए हैं, यानी उनके कवियों को भी ग्रहण किया है। लगभग 18 ग्रंथों की सहायता ली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 18 ग्रंथों की सहायता ली है, 18 ग्रंथों की सहायता ली है ना भाई। ये है आपका यहाँ पर इसके बारे में। और इसके जो 18 ग्रंथ है वो निम्नलिखित है ना, ली है। इनके आधार ग्रंथ निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। इनके आधार ग्रंथ है वो निम्नलिखित है, यानी इन्होंने कहाँ कहाँ से वार्ता साहित्य लिए, या आपने गारसद तासी से लिए या शिव सिंह सेंगर से लिए, तो वो सारे आधार ग्रंथ है वो मैं आपको एक तरफ से लिखा रहा हूँ। तो एक एक नंबर से आप लिखते चलेंगे। जैसे सबसे पहले तो इन्होंने जो सामग्री ली है वो गारसद तासी का ग्रंथ है, कौन सा बताओ, एस वार द लिटरेचर हिंदुस्तान, एस वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है ना भाई, ये है, ठीक है। और जो दूसरा आधार ग्रंथ है इनका, उसके बारे में आप सब जानते ही हैं, क्या है दूसरा आधार ग्रंथ, वो आपको सबको पता है कि दूसरे नंबर पर अपन ने क्या कहा है, शिव सिंह सरोज। क्या कहा अपन ने, शिव सिंह सरोज कहा है, ठीक है ना भाई। और
तीसरे नंबर पर देखें तो वार्ता साहित्यों में से इन्होंने भक्तमाल से लिए हैं, भक्तमाल से आधार ग्रंथ लिए। नाभादास का जो भक्तमाल है उससे इन्होंने क्या लिया है, आधार ग्रंथ लिया है ना। किसका है ये, नाभादास का है, नाभादास का है। और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। गारसा तासी की है, एतवार दैला लितरेतु रहंदोई हिंदुस्तानी। इसके अलावा आप देखेंगे 4 नंबर गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास की है ना, इससे लिए हैं गोसाई चरित्र, गोसाई चरित्र। तो गोसाई चरित्र से लिए बाबा बेनी माधव दास की है, बाबा बेनी माधव दास, बाबा बेनी माधव दास, बेनी माधव दास, बेनी माधव दास से भी क्या लिया है इन्होंने, आधार लिया है अपने ग्रंथ को बनाने में, द मॉडर्न वर्नाक्युलर को बनाने में। 5वें नंबर की यदि मैं बात करूं तो कालिदास हजारा, कालिदास हजारा, ये वार्ता साहित्य सब। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा किसकी रचना है, कालिदास त्रिवेदी की। किसकी है, कालिदास त्रिवेदी की है। और ये मैं आपको दोबारा लिखूंगा क्योंकि कालिदास मैंने लिखा गलत, तो ये कालिदास में मात्रा आएगी छोटी, कालिदास हजारा, ठीक है ना, कालिदास हजारा। और कालिदास त्रिवेदी की रचना है, कालिदास किसकी है, त्रिवेदी की रचना है, कालिदास त्रिवेदी की रचना है। इसके अलावा इन्होंने जो वार्ता साहित्य लिया है वो काव्य संग्रह से लिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, काव्य संग्रह। और काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो ये भी आपको साथ में ही याद रखना है, पंडित महेश दत्त की है। किसकी है ये, पंडित महेश दत्त की है, पंडित महेश दत्त की रचना है। क्लियर है। इसके अलावा अगर 7वें नंबर पर मैं बात करूं आपसे तो श्रृंगार संग्रह है, श्रृंगार संग्रह क्या है, ये श्रृंगार संग्रह है रचना। और ये श्रृंगार संग्रह रचना है वो सरदार कवि की है। किसकी है, सरदार कवि की है, सरदार कवि की रचना है। क्लियर हो गई ना बात। 7 रचना अपन ने लिख ली है, 8वीं और लिख लेते हैं अपन, फिर आगे लिख देंगे। सुंदरी तिलक, बताओ सुंदरी तिलक किसकी है, सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है, भारतेंदु की, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखाया मैंने आपको, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको यहाँ जो देखना है, एक एक चीज जो याद करनी है, तो आपसे सवाल क्या पूछेगा, पहले एक बार समझने की कोशिश करना। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी लिख दिया है, इससे पहले काफ़ी सारी बातें लिखी है ग्रियर्सन के बारे में। आपको सवाल ये पूछेगा कि ग्रियर्सन ने जो अपना ग्रंथ लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें कितने ग्रंथों का सहारा लिया है। एक सवाल तो आपका ये बनेगा, तो कितने ग्रंथों का सहारा लिया है, तो आपका जवाब होगा 18 ग्रंथों का सहारा लिया है। लेकिन आपसे ऐसे पूछ लिया कि बताओ वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जिन ग्रंथों का सहारा लिया उनमें से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है, तो बस यहीं पे लुटक जाएंगे हम। कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है, तो हमको ये पूरे 12 याद रखने पड़ेंगे कि आपका एक तो गारसा दत्तासी से लिया है, शिव सिंह सरोज से लिया है, भक्तमाल से लिया है, गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास से लिया है, कालिदास हजारा से लिया है, काव्य संग्रह महेश दत्त से लिया है, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि से लिया है, और सुंदरी तिलक भारतेंदु से भी इन्होंने क्या लिया है, इसमें से कवियों को लिया है। क्लियर है ना भाई। अब चलते अपन ने लिख लिया 8। अब 8 के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको अगले पेज पर ही, क्योंकि यहाँ क्रमबद्धता बिगड़ेगी उसकी, है ना। 8 के बाद में अपन चलते हैं 9वें नंबर पर, और 9वां नंबर है ना वो आपको लिखना है विचित्रोपदेश, कक्षेदी तिवारी की है ना, विचित्रोपदेश। विचित्रोपदेश एक रचना है और इसके लेखक है कक्षेदी तिवारी, कक्षेदी तिवारी, कक्षेदी तिवारी, कक्षेदी तिवारी से लिए है, ठीक है ना भाई। अगला है आपका 10वां सवाल, वो है आपका राग कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यास की है ना। राग कल्पद्रुम बाद में भी लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो लिया है इन्होंने कल्पद्रुम, जो इन्होंने जो इस साहित्य को बनाने में जो सहायता ली है वो राग कल्पद्रुम, और ये कृष्णानंद व्यास की रचना है। यहाँ पर कृष्णानंद व्यास, कृष्णानंद व्यास की ये रचना है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि राग कल्पद्रुम से भी इन्होंने क्या लिया है, आधार लिया है, इसको भी इसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शामिल किया है। कर लोगे ना। तो ये 10 आपकी रचना हुई।
और 10 के बाद में इन्होंने जो 18 ग्रंथ थे उनमें से फिर छुटपुट इन्होंने शामिल किए, है ना। छुटपुट ग्रंथों को शामिल किया है, पर अपन को याद रखना 18। चले, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए, तो वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। इनके अलावा इनके अलावा इनके अलावा कुछ ग्रंथ और शामिल किए, जिनका उल्लेख बहुत कम मिलता है, जिनका उल्लेख बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है ना भाई। अब तुम कहो कि ये और क्या बच गए, तो उसमें बचने वाली बात है ना, उसमें बचने वाली बात है, उसको भी अपन पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, कंप्लीट करेंगे। देखते हैं अपन अभी। देखिए, यहाँ पर आपको एक नोट लगाना है, वो अन्य चीज जो क्या क्या है वो आपको देखनी है ना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा हिंदी विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण की कार्य किए गए। हिंदी विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो देखो, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए ना, इनको भी इसमें शामिल किया था, तो 10 तो ये हो ही गए। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन है, तो नंबर 1 पर आप देखिए, यहाँ पर एक तो रचना लिखी इन्होंने, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान। कब लिखी है ये? 1888, है ना। और इसे संशोधित रूप है इसका कब आया है? 1889 में, ठीक है ना। एक तो ये रचना लिखी है इन्होंने। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है उनका, वो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है इन्होंने। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किस नाम से किया है, तो मैंने पहले भी लिखा दिया आपको, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और कहते हैं कि कहीं कहीं इसकी डेट मिलती है आपकी 1902 से 1909, 1902 भी मिलता है, कहीं कहीं पर 1903 भी मिलता है, और यहाँ से लेकर के 1909 तक इन्होंने आपका क्या किया है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और 2 और 3 दोनों ही हो विकल्प में, तो 2 आपका पहले उत्तर होगा, ठीक है ना भाई। 1902 से 1909 तक, ठीक है ना। तो ये आपने भारतीय भाषाओं का क्या किया, सर्वेक्षण। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया है इन्होंने, वो तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया है ना। तुलसीदास पर 12 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। तुलसीदास, तो जो मैंने पहले लिखा दिया आपको, तो तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। क्या किया है? वैज्ञानिक अध्ययन किया है।
क्या किया है, वैज्ञानिक अध्ययन किया है। और ये कब से कब तक किया है, तो 1886 से 1921 तक, 1886 से 1921 तक की बात यहाँ पर अपन को याद रखनी है। तो याद रख लोगे ये बात सारी सारी। तो देखिए आपको जो मैं 18 ग्रंथों की बात कर रहा था, उन 18 ग्रंथों में इनके जो मैंने 10 ग्रंथ तो आपको फिक्स लिखाई दिए हैं, इसके अलावा कुछ ग्रंथ और शामिल किए जिनका उल्लेख कम मिलता है, ठीक है ना, कम मिलता है, लेकिन कहते हैं कि टोटल 18 है। लेकिन ये 10 तो आपको कम से कम रट के पटक नहीं है किसी भी कंडीशन में, रख लोगे ना। चले अपन आगे। तो अपन ने क्या पढ़ा है, ये आपके पूरे ग्रंथ मैंने यहाँ पर लिखा है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर के बारे में काफ़ी बातें अपन ने पहले लिखी है, और आधार ग्रंथ जहाँ से ग्रहण किए हैं ये मैंने आपको सारे लिखा दिए हैं, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो 3 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान रचना लिखी है, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है, और कब से कब तक किया है, 2 से 9 तक किया है। कहीं कहीं पर इसकी डेट 1903 भी मिलती है। और तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया 1886 से 1921 तक। क्लियर हो गया आपको एक एक चीज। तो अब अपन चलते हैं, ये सब रटनी पड़ेगी भाई। और आपको एक दूसरा नोट लगाना है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, कभी कभी ऐसा सवाल पूछ ले तो हम मारे जाएंगे। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, किसने लिखा, आपसे पूछ ले हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, है ना। वैज्ञानिक इतिहास तो गणपति चंद्र गुप्त ने भी लिखा है, लेकिन प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है वो ग्रियर्सन ने लिखा है। किसने लिखा है, ग्रियर्सन ने लिखा है, ग्रियर्सन ने लिखा है, ग्रियर्सन ने लिखा, ठीक है ना। एक बात तो आपको नोट में ये भी बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखें, हिंदी का पहला शुद्ध और व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। तो देखिए ये दूसरा जो सवाल लिखा रहा हूँ ना, ये इसमें चक्कर पड़ सकता है आपको। ये देखो आपसे पूछा जा रहा है हिंदी का प्रथम शुद्ध शब्द कह सकता है, या आपसे कह सकता है व्यवस्थित, क्या कह सकता है आपसे, व्यवस्थित इतिहास। व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा है, तो उनका नाम है, व्यवस्थित इतिहास लिखा है। व्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास भी कह सकता है, व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास ऐसे कह सकता है आपको गलती करवाने के लिए, वैज्ञानिक इतिहास। लेकिन व्यवस्थित और शुद्ध की बात करें तो आपको जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर शुक्ल, क्या कहना पड़ेगा, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताएंगे ग्रियर्सन के बारे में, ये भी आपको ध्यान रखने हैं दोनों कोटेशन। तीसरा जो कोटेशन मैं आपको लिखाना चाहता हूं वो ग्रियर्सन ने 1889 में, देखे ग्रियर्सन ने 1889 में आपको बताओ रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों पर, 89 में रामचरितमानस की 126 प्रतियों पर 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रति, 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों पर, और हस्तलिखित प्रतियों पर या प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन किया। प्रतियों के आधार पर 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर
के आधार पर रामचरितमानस का संपादन किया। रामचरितमानस का संपादन किया। क्या का संपादन किया और क्या बात है, और देखो आप, और उसे खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर, और उसे खड़ग विलास प्रेस, ये कहाँ पर है? बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ पर है? पटना, बिहार। पटना कहाँ है? बिहार। से प्रकाशित कराया। ये देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। ग्रियर्सन ने 1889 की बात है, रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित जो प्रति थी, प्रकाशित भी थी और हस्तलिखित प्रति भी थी, उनके आधार पर रामचरितमानस का संपादन किया और उसे खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से क्या करवाया है? प्रकाशित करवाया है। ठीक है भाई। 1902 में उन्होंने भारत को छोड़ दिया और 12 में इन्हें सर की उपाधि से नवाजा गया, है ना भाई। ग्रियर्सन ने 1902 में भारत छोड़ दिया तथा 1912 में इन्हें सर की उपाधि, सर की उपाधि से नवाजा गया। सर की उपाधि से नवाजा गया। अंग्रेजों का यही काम था, उपाधि से नवाजा गया। बाकी है तो टैलेंट था ये, खैर, है ना। भारत में कितना काम किया है इसने, भाषाओं का सर्वेक्षण ग्रंथ लिखा है ना। रामचरितमानस पे भी काम किया है, भले ही से अंग्रेज हो लेकिन काम तो किया है भाई। तो अंग्रेज होना बुरी बात नहीं है, काम तो उसने किया है। अंग्रेज होना बुरी बात नहीं है, काम तो उसने किया ही है। तो चलूं क्या मैं आगे? अब आ गई हो ये बात समझ में तो बताओ आप, कि नहीं आई हो तो यूं बता दो भाई। चले, चलो तो चलो आगे चलते हैं अपन इसको पूरा करेंगे कंप्लीट। ग्रियर्सन को पूरा करेंगे कंप्लीट शानदार तरीके से, एकदम छोड़ने वाले नहीं है इसको। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा वो ग्रियर्सन ने लिखा है। वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो ग्रियर्सन ने लिखा है, लेकिन यहाँ आपको इस शब्द का ध्यान रखना है, प्रथम का। अगर आपसे सीधा ही पूछे वैज्ञानिक इतिहास कौन सा, तो गणपति चंद्र गुप्त का है। लेकिन हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो आपका ग्रियर्सन ने लिखा है। हिंदी का प्रथम शुद्ध और व्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास 29 में, ठीक है ना। और ग्रियर्सन ने 1889 में, और ये समय ध्यान रखेंगे, ये ग्रंथ जब छपा था आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, ये फाइनली रूप से 89 में प्रकाशित हुआ। उसी वक्त इन्होंने रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन किया है। कहाँ से? खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित कराया है। ग्रियर्सन ने 1902 में भारत को छोड़ दिया और 12 में इन्हें सर की उपाधि से नवाजा गया। कर लोगे ना? चलो आगे चलते हैं अपन, इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें और रह रही है उनको और बात करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास वैसे तो क्या प्रमुख बातें थी इनकी, ये कंप्लीट थी मेरे हिसाब से, जो अपन ने लिखा दी थी कंप्लीट, है ना भाई। जो बात थी इनकी ग्रियर्सन की, वो तो खास बातें तो मैंने लिखा दी है। इन्होंने भारत ही छोड़ दिया तो अब क्या रह रहा आगे,
आगे तो कुछ रह ही नहीं रहा ना, आगे तो अब कुछ रहा ही नहीं है। चलो चलो ग्रेजुएशन को यहीं ख़त्म करते, और तो कुछ चुटमुट बांटते हैं, ये सब कोई काम की बात नहीं है। चलो तो चलो अपन अब अगले अगले इतिहासकार को देखते हैं इसी क्लास में। तो अपन अगले इतिहासकार पे बात करें तो आपका अगला इतिहासकार है वो है आपका मिस्रबंधु। इसके बारे में आपसे काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं मिस्रबंधु से, है ना। तो मिस्रबंधु से क्या क्या सवाल आपको पूछ सकता है इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे अपन। ये मैं हेडिंग डाल रहा हूँ आपका अगला जो कब इतिहासकार है वो अपन 4 नंबर पर इतिहासकार पढ़ेंगे। और कुछ छुटपुट बात थी जो ग्रियर्सन की मैं और बताने वाला था, अगला पेज वो पूरा पेज खाली रहता, कोई मतलब वाली बात नहीं थी कुल मिला के, है ना भाई। ऐसे नहीं रहना सर ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो 3 अपन ने पढ़ लिए, गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन को खूब लंबा चौड़ा अपन ने पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपन जो अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपन मिस्रबंधुओं को। तो जो आपका मिस्रबंधु है ना, यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ये लिखा मैंने मिस्रबंधु, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही, कोई फर्क नहीं है ना भाई। मिस्रबंधु, तो सबसे पहली बात तो मिस्रबंधु में से काफ़ी सारी बातें आती है कि भाई इनका ग्रंथ कौन सा है, ये मिस्रबंधु कौन कौन थे, इनके जन्म के आधार पर इनका सही क्रम बताओ। अगर नेट की सवाल की बात करें तो नेट में तो क्रम पूछ लेता है, इनमें सबसे बड़ा कौन था, सबसे छोटा कौन था, छोटे छोटे सवाल बनते, लेकिन फिर वहाँ नहीं आता तो नहीं आता साहब, फिर क्या करें। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे अपन। मिस्रबंधु विनोद, ये सबसे पहले तो इनका जन्म इटौजा यूपी में हुआ है और मिस्र ब्राह्मण परिवार में हुआ है ना भाई। तो यहाँ पर देखेंगे अपन मिस्रबंधुओं का जन्म। सबसे पहले मिस्र बंधुओं का जन्म तो इनका जन्म हुआ है इटौजा। कहाँ पर हुआ है? इटौजा में हुआ है। और मिस्रबंधु ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इटौजा कहाँ है? ये यूपी में है, ठीक है ना। तो इनका जो जन्म हुआ यूपी में, मिस्र ब्राह्मण गोत्र का परिवार था इनका, तो उसमें इनका जन्म हुआ है। और ये मिस्रबंधु थे, ये 3 भाई थे। सबसे पहली बात तो अपन यहीं से चालू करेंगे, ठीक है ना। मिस्रबंधु, हाथ में दर्द होने लग जाता लिखते लिखते। मिस्रबंधु 3 भाई थे। 3 भाई कौन है? तो 3 भाई है ना, वो तीनों भाई आपको जन्म तिथि के अनुसार याद रखने हैं। सबसे पहला कौन है? तो पंडित गणेश बिहारी मिश्र है। पंडित गणेश बिहारी मिश्र। पंडित गणेश बिहारी मिश्र है। और इनका जो जन्म हुआ 1865 में। कब हुआ है? 1865 ईस्वी में हुआ है। याद रख लोगे ना भाई, ठीक है। दूसरे हैं इनके भाई श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र है। और इनका जन्म हुआ है 1873 में। 1873 ईस्वी में। और एक है आपका सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको ये तीनों का क्रम याद रखना है जन्म सहित, क्योंकि कई बार इनका जन्म भी पूछ लिया गया, कई बार इनका क्रम पूछ लिया गया, कई बार कहा कि इनमें से सबसे बड़ा कौन था, तो गणेश बिहारी है। सबसे छोटा कौन है? तो सुखदेव बिहारी है। अगर आप इसको वैसे ट्रिक से वैसे नॉर्मली याद रखना चाहते हो ना, नॉर्मल याद रखना चाहते हो,
तब तो देखो नॉर्मल में तो श्याम सुख गणेश अपने हिसाब से, है ना, कैसे भी आप याद रख सकते हो, जैसे श्याम फिर सुख और गणेश, श्याम सुख गणेश, ये तीनों भाई है। श्याम सुख गणेश, गणेश को पहले पहले ले जाओ, बस इतना ही तो याद करना है, गणेश को पहले पहले ले जाओ, गणेश फिर श्याम और फिर सुखदेव, है ना, और नहीं तो गणेश श्याम सुख कर लो, है ना, गणेश श्याम सुख। सबसे पहले गणेश जी का ही प्रारंभ होता है, ऐसे ध्यान रख लो, सबसे पहले तो गणेश जी को ही मनाया जाता है। तो फिर गणेश जी को, फिर चले जाओ तुम श्याम कृष्ण भगवान के पास, फिर सुखदेव के पास चले जाओ, गुरु जी के पास में, है ना भाई। सबसे पहले गणेश जी के पास जाओ, फिर कृष्ण भगवान के पास चले जाओ, श्याम के पास, फिर सुखदेव के पास चले जाओ, हो गया ना क्रम। ऐसे याद, आपको क्रम याद रखना है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि ये किन के पूर्वज माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है चिंतामणि मिश्र के पूर्वज। क्या ध्यान रखना है आपको, चिंतामणि, चिंतामणि कभी हुए हैं रीति काल में, ठीक है ना, चिंतामणि मिश्र के पूर्वज है, मिस्र के पूर्वज है। एक सवाल ये भी पूछ लिया गया है कि ये पूर्वज किसके थे, तो चिंतामणि मिस्र के पूर्वज थे। कौन, मिस्र बंधु। हो जाएगा काम, बिल्कुल सरल है ना। अब देखो बात करेंगे अपन के मिस्र बंधु विनोद, इनकी रचना का नाम, तो इनका जो ग्रंथ है वो कौन है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप डालेंगे इनका ग्रंथ, इनका ग्रंथ डाल देंगे और ग्रंथ के बारे में यहाँ आप चर्चा कर सकते हैं। तो ग्रंथ है इनका मिस्र बंधु, मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद है, क्या है, मिस्र बंधु विनोद है। क्लियर है, मिस्र बंधु विनोद है, क्लियर है। अब मिस्र बंधु विनोद है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी भाषा कौन सी है। सबसे पहली बात तो इसकी भाषा कौन सी है, तो भाषा के बारे में आपको ध्यान रखना है। बता दो आप कौन सी भाषा है, तो सभी को पता है शिव सिंह सेंगर के बाद में हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, वो कौन सा है, तो आपका मिस्र बंधु विनोद है। अच्छा, ये इसके भाग कितने हैं, तो भाग इसके कितने हैं, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। भाग कितने इसके, 4 भाग है। अच्छा, प्रकाशित कब हुआ है ये, तो प्रकाशित देखो, इसके प्रकाशन की बात करें ना, प्रकाशन, तो प्रकाशन की बात करें ना अपन, तो देखो इसका, देखो एक तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये देखो आपके 3 भाग। 3 भाग की बात करूं मैं, तो 3 भाग तो प्रकाशित हुए 1913 में, क्लियर। और यहाँ आए अपन चौथा भाग, कौन सा है ये, चौथा भाग, यानी चौथा भाग इनका प्रकाशित हुआ है वो 1934 में। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सवाल सीधा पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ इनके 3 भाग कब प्रकाशित हुए हैं, 1913 में। आपसे पूछे पहला भाग कब हुआ प्रकाशित, तो 1913, दूसरा कब हुआ 1913, तीसरा कब हुआ 1913, चौथा कब हुआ 1934। ऐसे जवाब आपको याद रखना है, पूरा पूरा एक तरफ बिल्कुल टनाटन तरीके से। अच्छा, इस ग्रंथ में कवि देखें अपन, कवि देखें ना, इस ग्रंथ में कवि कितने कवि शामिल किए हैं, है ना, कितने कवि शामिल है इसमें ग्रंथ में, कितने कवि, कितने कवियों पर बात कर सकते हैं अपन, कितने कवि है, तो देखो आपको ध्यान रखना है लगभग 5000, लगभग कितने हैं, 5000 है, लगभग कितने हैं, 5000 है। लेकिन ओरिजिनल बात करें तो वास्तविक इसमें 4591 है। अगर वास्तविक रूप से आपको देखना है तो वास्तविक है इसमें 4591 वास्तविक कवि है, इसमें 91 कवि है। वास्तविक कवि तो इसमें 4591 कवि है। तो आपको दोनों में से विकल्प में एक ही मिलेगा, लेकिन दोनों मिलते हैं तो हमारा उत्तर 4591 ही सही होगा, क्योंकि वास्तविक तो 4591 ही है। तो लगभग पूछे तो 5000 कवि है ना, वास्तविक पूछे तो आपका 4591 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को मिस्र बंधुओं को बताओ परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। क्या कहा है? परिश्रमी संकलनकर्ता। परिश्रमी संकलनकर्ता। परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा है? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। कर लोगे याद? अगला चलते हैं अपन। इसके बाद देखें अपन तो शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है। देखिए शुक्ल ने ही मिस्र बंधु विनोद इनकी रचना मिस्र बंधुओं की। मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा। विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है ना। देखो व्रत संग्रह तो शिव सिंह सरोज को, गारसद तासी के ग्रंथ को कहा है शुक्ल ने, लेकिन बड़ा शब्द लगाया ना, ये शब्द लगाया बड़ा भारी व्रत संग्रह, तो उसका उत्तर है मिस्र बंधु विनोद। ध्यान रखेंगे, मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है तथा इसे प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी कहा है। तथा इसे प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी कहा है। मैं छोड़ नहीं रहा हूं कुछ भी, कहीं से कोई भी सवाल पूछ ले बिल्कुल। तो शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा और शुक्ल ने ही मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा तथा इसे प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी कहा है। प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी कहा है। क्लियर हो गया? चले 1 मिनट होल्ड रखेंगे। अब चले अपन आगे। ये बात समझ में आ गई? एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा बात को। मिस्र बंधु अपन ने पढ़ना चालू किया है यहाँ से। तो मिस्र बंधुओं का जन्म इटौजा यूपी में हुआ है, मिस्र बंधु ब्राह्मण परिवार में। ठीक है भाई। और मिस्र बंधु 3 भाई है, जिसमें सबसे बड़े गणेश बिहारी मिश्र है, 65 में जन्म है। श्याम बिहारी मिश्र बिचले मधले 1873 इनका जन्म है। सुखदेव बिहारी मिश्र है, ये 1878 में है ना। गणेश श्याम सुख गणेश सबसे बड़े गणेश है, पहले गणेश फिर श्याम फिर सुख फिर चिंतामणि मिश्र के पूर्वज माना जाता है ना, जो रीतिकाल के कवि हुए हैं। इसके बाद में अपन ने बात की, इनका ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। इसमें की भाषा है वो हिंदी है और भाग इसके 4 है। 3 भागों का प्रकाशन 1913 में है, चौथा भाग 1934 में है। और कितने कवि है? तो लगभग 5000 कवि इसमें शामिल है। वास्तविक रूप से इसमें 4591 यानी 4591 कवि शामिल है। आचार्य शुक्ल ने मिस्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है इन्होंने। और शुक्ल ने ही मिस्र बंधु के ग्रंथ को मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कह दिया और इसे प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी शुक्ल ने ही कह दिया है। क्लियर है ना भाई? आगे चलते हैं अपन। अब देखो मिस्र बंधुओं की बात अपन करते चलेंगे, एक एक चीज पर खोल खोल के छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी।
तो आपको मैं बताता हूं, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को तो कहा आरंभिक काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। तो आपको एक नोट लगाना है और यहां पर लिखना है मिस्र बंधुओं ने, मिस्र मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आदिकाल को आदिकाल को आरंभिक काल कहा और प्रारंभिक गणेश ने कहा, ठीक है ना, है ना, गणपति ने। प्रारंभ गणेश से होता है, गणपति से, तो प्रारंभ और आरंभिक काल कहा तो मिस्र बंधुओं ने। आदिकाल को आरंभिक काल, कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर किताबों में अलग अलग बता रखा है, बहना नहीं है, सवाल को पूछ लिया गया, उत्तर आरंभिक काल है, इसका ध्यान रखेंगे, फिक्स है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, आरंभिक काल कहा तथा देखो तथा किसको बताओ, वर्तमान काल, आधुनिक काल को क्या कहा, वर्तमान काल, तथा आधुनिक काल को आधुनिक काल को क्या कहा है, वर्तमान काल कहा है। ठीक है, ये क्लियर याद रखने हैं, दोनों चीज परमानेंट फिक्स कतई बिल्कुल। क्या नाम दिया इसको, आरंभिक काल, यहां दिया वर्तमान काल। एक बात मिस्र बंधुओं की ये भी आपको याद रखनी है। अब देखो इसकी दूसरी रचना है ना मिस्र बंधुओं की, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्र बंधुओं की एक रचना थी हिंदी नवरत्न। मिस्र बंधुओं ने एक अन्य रचना लिखी, उसका नाम है मिस्र बंधुओं की प्रमुख रचना, या मिस्र बंधुओं की अन्य रचना देख लो, मिस्र बंधुओं की एक और रचना, ऐसे लिख लो आप, तो एक और रचना। और वो एक और रचना कौन सी है, तो आप देखेंगे वो एक और रचना कौन सी है, उसका नाम है हिंदी नवरत्न। कौन सी है वो, हिंदी नवरत्न है। हिंदी नवरत्न इनकी प्रमुख रचना रही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको कब लिखा गया, तो समय आपको ध्यान रखना है 1910 ईस्वी, 1910 ईस्वी में लिख दिया है, ठीक है ना, 1910 ईस्वी में लिख दिया इसको। 1913 में तो प्रकाशन ही हुआ था वो तीनों भागों का, तो उसी वक्त इसको लिखा है हिंदी नवरत्न को। कब लिखा, 1910 ईस्वी में, है ना। यह हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी मोस्ट, है ना। तो देखो यह है हिंदी आलोचना की, यह है हिंदी आलोचना की, यह है हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है, हिंदी आलोचना की क्या है, ये प्रथम पुस्तक है। एक बात तो आपको ये याद रखना है, किसके बारे में, मिस्र बंधु विनोद के बारे में, जिसमें देव को ऊंचा स्थान दिया गया है और बिहारी को कभी नहीं माना गया है, ठीक है ना। इसमें देव कवि को ऊंचा स्थान दिया गया है, ऊंचा स्थान दिया गया है, ऊंचा स्थान दिया गया है, और बिहारी के बारे में कहा है, कहा है कि बिहारी कभी ही नहीं है, बारे में कहा है कि, और बिहारी तो लिखा ही नहीं मैंने, और बिहारी के बारे में कहा गया है कि
बिहारी कवि ही नहीं है। ठीक है ना बात। ये कहा है किस में, हिंदी नवरत्न में। बताओ, इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, है ना। तो देखो, इन्होंने तो मना कर दिया कि है ही नहीं बिहारी कवि, लेकिन सभी कवियों ने जो मिलकर के 9 रत्न बताए हिंदी के, ऐसा नहीं मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने तो स्वीकार किए हैं जो किए ही है, लेकिन ये तो कहते हैं कि देव बड़े हैं, बिहारी कवि ही नहीं है। ये कहा है किसने, आपके मिश्र बंधुओं ने। तो इनकी जो प्रमुख रचना है ये बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है, काफी बार इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, हिंदी नवरत्न के बारे में। अब देखें, अपन को मैं करा देता हूं आपको, हिंदी नवरत्न पुस्तक है, इसके 4 संस्करण आए हैं। हिंदी नवरत्न पुस्तक के 4 संस्करण आए हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी नवरत्न, इधर ही ले लेते हैं यार, है ना। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न के 4 संस्करण, के 4 संस्करण। कितने संस्करण थे इसमें, 4। और मिश्र बंधु विनोद में भी कितने भाग है, 4। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, 4 संस्करण है इस पुस्तक के। तो देखो, इसका जो प्रथम संस्करण है वो तो आया 1934 में, है ना, जो नया संस्करण आया जो। तो देखो, आपको ध्यान रखना है प्रथम संस्करण, एक तो प्रथम संस्करण, एक आपका आया इसमें द्वितीय संस्करण, एक इसका देखेंगे अपन तृतीय संस्करण, तृतीय संस्करण, और एक आपका चतुर्थ संस्करण, चतुर्थ संस्करण। वैसे देखो, इसके जो लास्ट संस्करण थे वो तो कोई काम के नहीं है, लेकिन 2 संस्करणों में से आपको सवाल पूछा जाता है, एक पहले में से और दूसरे में से। देखिए ध्यान से, ये जो आया आपका 1934 में, ये आया आपका 1934 में, 34 ईस्वी में। और इस प्रथम संस्करण में कबीर को स्थान नहीं दिया गया है, कबीर को स्थान नहीं दिया गया। किस संस्करण में, तो प्रथम संस्करण में जो 1934 में आया है। और दूसरा जो संस्करण इनका आया था 1940 में, 1940 में, 1940 में कबीर को 7वें स्थान पर रखा इन्होंने, कबीर को 7वें स्थान पर रखा, 7वां स्थान दिया इन्होंने कबीर को, है ना। और यहाँ पर कोई बात है नहीं ऐसी लिखने वाली जो लिखनी है आपको। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण की डेट आपको कम से कम याद रखनी है। अगर डेट इनकी भी याद रखना चाहते हो तो 43-44 में है, बता देता हूँ मैं, वैसे तो इनमें पूछता नहीं है। 1943 में आया ये, और ये आपका 1944 में आया। ये इनके 4 संस्करण थे, आपको ध्यान रखने ने, बाकी इनमें कोई खास बात है नहीं है। तो अब आपको हिंदी नवरत्न याद करने, तो हिंदी के नवरत्न कौन कौन है तो आप देखते हैं। हिंदी के नवरत्न, हिंदी के नवरत्न कौन कौन से हैं, तो हिंदी के नवरत्नों के बारे में बात करूं मैं, तो देखो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं आपको। तुलसी और सूर ने, आ जाएगी नहीं लाइन, तुलसी और सूर ने देवी के बंधु
देवी के बंधु केशव कबीर को चंद्र दिलाया। दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी आपको। तुलसी और सूर ने देवी के बंधु केशव कबीर को चंद्र दिलाया। तो इससे हम क्या क्या याद रखेंगे यहाँ पर? तो तुलसी से तो अपन याद रखेंगे सीधा सीधा तुलसीदास। सूर से अपन याद रखेंगे सूरदास है ना, रख लेंगे ना सूरदास। अब दे से याद रखेंगे अपन देव। बी से याद रखेंगे अपन बिहारी। और ये बंधु से याद रखेंगे यहाँ पर आपको एक तो आ सकता है मतीराम, ये दोनों भाई है, और भूषण। लेकिन दोनों में से एक ही नाम आएगा, या तो मतीराम आ जा चाहे भूषण आ जा, ठीक है ना भाई, दोनों में से एक ही नाम आएगा। और ये है आपके केशव, ये है आपके कबीर, है ना। और चंद्र से दो नाम ध्यान रखने हैं। पहले तो नाम ध्यान रखना चंद्रबरदाई, और फिर आपको ध्यान रखना है हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है। ये आपके 7 नाम है। पहला रत्न है वो आपका तुलसीदास है, दूसरा रत्न सूरदास है, तीसरा है देव, चौथा है बिहारी, पांचवा मतीराम या भूषण में से एक है, और केशव 6वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर कबीर है, और आपका 8वें नंबर पर चंद्रबरदाई है, 9वें पर हरिश्चंद्र। हो गए ना 9 रत्न? कर तो देखे याद, हो गए 9 रत्न, आ गए मजा। ऐसे पढ़ेंगे अपन एक एक चीज को, बिल्कुल जिंदगी सेट हो जाती है ऐसे पढ़ने से। बिल्कुल जब अपन की पूरी चीज क्लियर होती है तो दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं वो बिल्कुल आनंददायी महसूस होती है अपन को, है ना। चले, तो ग्रियर्सन के बारे में अपन ने काफ़ी सारी अच्छी बात, मिस्र बंधुओं के बारे में अपन ने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर कर ली। अब बताओ आप, कोई दिक्कत हो आपको तो अपन चले आगे, चले क्या? चले भाई, तो एक बार 2 मिनट में रिपीट कर दूं मैं आपको, आवाज आ रही है फुल? चलो, ये था आपका मिस्र बंधु, यहीं से चालू किया, ये इनकी रचना है, यहाँ मिस्र बंधुओं को बताया मैंने, और यहाँ मैंने इनकी रचना मिस्र बंधु विनोद को बताया। मिस्र बंधु विनोद के बारे में सारी बातें देखी अपन ने। फिर अपन ने हिंदी नवरत्न आ गया, हिंदी नवरत्न को देखा, हिंदी नवरत्न की प्रमुख बातें कर ली, और ये हिंदी के नवरत्न याद कर ली। बताओ और क्या चाहिए आपको? चलिए, क्या कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन आगे बात करते हैं, इसको मिस्र बंधु को पूरा करेंगे भाई इसमें, है ना भाई। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन है वो मिस्र बंधु विनोद से ही प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन, इतिवृत्तात्मक का मतलब बहुत ज्यादा बड़े ग्रंथ। इतिवृत्तात्मक लेखन मिस्र बंधु विनोद से ही प्राप्त होता है। मिस्र बंधु विनोद से ही प्राप्त होता है। मिस्र बंधु विनोद से क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको इतिवृत्तात्मक, बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा किसने? शुक्ल ने, जो अपन ने पहले ही लिख लिया है। अब अपन को चलना है इससे आगे, तो आपको लिखना है एक नोट, कवियों के परिचायक वर्णन,
कवियों के परिचायक वर्णन अधिकतर रीतिकाल के कवियों के परिचायक वर्णन अधिकतर रीतिकाल के मैंने इसी ग्रंथ से कौन से ग्रंथ से? मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो रीतिकाल के कवियों का जो अधिकतर वर्णन लिया है वो उन्होंने कहाँ से लिया है? मिश्र बंधु विनोद से। और ये खुद ने कहा है, खुद ने लिखा है कि कवियों के जो परिचायक वर्णन है अधिकतर रीतिकाल के, मैंने इसी ग्रंथ से यानी मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। और ये किसने कहा? खुद रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है इसको। खुद रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया इस बात को। क्लियर हो गया? देव बड़े या बिहारी बड़े, इस विवाद के जन्मदाता कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देव बड़े या बिहारी बड़े, इस विवाद के जन्मदाता वो है मिश्र बंधु। कहा ना इन्होंने कि देव भी बड़े कवि है, बिहारी तो कवि है ही नहीं है ना। तो इस विवाद पर प्रमुख रचनाएं लिखी गई है ना। इस विवाद पर अनेक रचनाएं लिखी गई। अब वो कौन कौन सी लिखी गई, तो मैं आपको रचना बताता चलता हूं और याद भी करवाता चलता हूं। सबसे पहले तो आपको लिखना देव और बिहारी रचना। देव और बिहारी, तो इसमें देव को बताया गया है और ये लिखी है आपकी किसने? कृष्ण बिहारी मिश्र ने। कृष्ण बिहारी मिश्र किसने लिखी है? ये कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है। और दूसरी जो रचना लिखी वो बिहारी और देव लिखी। बिहारी और देव लिखी और ये लिखी लाला भगवान दीन ने। लाला भगवान दीन। परमानेंट कैसे याद रखोगे? परमानेंट ऐसे याद रखना है कि देखो इसमें बिहारी बाद में आ रहा, पहले देव आ रहा, बिहारी बाद में आ रहा है। तो देखो पहले इसमें बिहारी बाद में आ रहा, लास्ट में ये बिहारी, ठीक है ना। तो बाद में बिहारी है तो बाद में बिहारी है, कृष्ण के बाद बिहारी है। और बिहारी इसमें पहले, देव बाद में है, तो देव से दीन याद रख लो। इसमें देखो देव है तो भगवान भी देव है और दीन भी देव है। इसका मतलब देखेंगे अपन, देव पीछे हैं तो देव पीछे हैं, तो जिसमें पीछे देव है उसको लाला भगवान दीन कर दो।
और जिसमें पीछे बिहारी है उसमें कृष्ण बिहारी मिश्र कर दो, है ना, हो गई ना परमानेंट याद। बस ऐसे अपन को परमानेंट परमानेंट याद करनी है। क्या करनी है? परमानेंट याद करनी है। इसके अलावा अन्य रचनाएं लिखी गई जिनमें इनका जिक्र किया गया। प्रमुख तो ये दो ही थी। अन्य रचनाओं में आप देखें तो अन्य रचनाओं में आपको बता देता हूं मैं। अन्य रचना तो शायद सभी जानते होंगे, आप नहीं जानते तो अपन देखते हैं। एक तो काली आंधी और एक पीली आंधी लिखे, कविता के नए प्रतिमान लिखी। कविता के नए प्रतिमान। और एक लिखी थी आपकी नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान। तो बताओ आप, कविता के नए प्रतान तो नामवर सिंह है, नामवर सिंह। और नई नई लक्ष्मी है। नई नई कौन है? लक्ष्मी है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा है। लक्ष्मीकांत वर्मा। पता आपको? कविता के नए नए से नए नए नामवर सिंह, और लेकिन नई नई कौन है? लक्ष्मी। नई नई कौन है? लक्ष्मी है। तो नई कविता के प्रतिमान कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, है ना। काली आंधी और पीली आंधी एक ये भी लिखी गई। काली आंधी काली आंधी, एक लिखी पीली आंधी। काली तो कमलेश्वर है, काली तो कमलेश्वर है, काली तो कमलेश्वर है। पीली तो प्रभा खेतान है, प्रभा खेतान है। काली तो कमलेश्वर है, पीली तो प्रभा खेतान है ना भाई। ठीक है, बाकी की और रचना अपन आगे देख लेंगे। आपको यहाँ लिखना, आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक प्रयोग मिश्र बंधु विनोद का किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लेखन परंपरा में सर्वाधिक प्रयोग मिश्र बंधु विनोद का किया। याद रख लोगे इतना कि मिश्र बंधु विनोद हुआ। एक नोट और लिखेंगे अपन आगे चल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुकरण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण करते हुए 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद का चालीस में 1940 में मिश्र बंधु विनोद का
मिस्र बंधु विनोद का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुनः प्रकाशन किया। आपको पता है कि 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास आया था रामचंद्र शुक्ल का, तो इन्होंने 1940 में उसका पुनः प्रकाशन किया था, उसका विकसित रूप, संशोधित रूप। तो मिस्र बंधुओं ने भी मिस्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही पुनः प्रकाशित करवा दिया। ये ऐसे थे मिस्र बंधु विनोद, इनका काम बड़ा तगड़ा था, बहुत ही तगड़ा काम था इनका, मिस्र बंधुओं का, है ना भाई। चले क्या तो आगे, चलो तो चलो। तो अब आपका मिस्र बंधु विनोद है, इसके बारे में आपको प्रमुख बातें थी वो तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। एक नोट और लिख देते हैं ताकि मिस्र बंधु आपका हो जाएगा पूरा। तो एक नोट और लिख दो और कंप्लीट हो जाएगा। मिस्र बंधुओं ने समस्त साहित्य को समस्त साहित्य को 8 कालखंडों में विभाजित किया है। वो मैं पूरे 8 लिखाऊंगा, आपको काल विभाजन लिखाऊंगा अलग से पूरे एक साथ में। 8 कालखंडों में विभाजित किया है, एक साथ में लिखाऊंगा पूरे कालखंड, है ना भाई। ठीक है। मिस्र बंधुओं ने एक ही कालखंड के 2 विभाजन करने की पद्धति को चलाया। मिस्र बंधुओं ने एक ही कालखंड के 2 उपविभाजन, उन्हें एक ही कालखंड के 2 उपविभाजन करने की पद्धति को चलाया। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने एक कालखंड के दोहरे नामकरण की पद्धति को जन्म दिया। एक कालखंड के दोहरे नामकरण की पद्धति को जन्म दिया। आपको पता है सीधा सीधा कि एक खंड के दो समय जो बताए,
है ना। वो तो बताए एक कालखंड के दो समय मिस्र बंधुओं ने, लेकिन एक कालखंड के दो नाम रखे वो रामचंद्र शुक्ल ने रखे, जैसा आदिकाल वीरगाथा काल ऐसे रखा कि नहीं, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल ऐसे। तो ये तो दिया आपका शुक्ल ने, और दो समय बताए टुकड़े में कर करके, वो किसने बताया, मिस्र बंधुओं ने। जब मैं आपको काल विभाजन पढ़ाऊंगा इनका, तब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ आके आपका ये जो मिस्र बंधु है आपके यहाँ हो जाते हैं कंप्लीट। और अपन अगले जो कवि है वो अपन पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या कवि भी है इतिहासकार भी है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे अगला चल के। किसको पढ़ेंगे अपन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।